हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांग पर इस चर्चा के अंदर मुझे भाग लेने की अनुमति दी। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। निश्चित रूप से आज जिस शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों में चर्चा हो रही है, मैं खुद कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और बाद में लोकसभा के अंदर आया हूँ और इस देश के कई हमारे शिक्षाविदों ने, प्रोफेसरों ने और कई छात्र नेताओं ने लोकसभा के अंदर, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के अंदर बड़े आंदोलन किए, स्टेट के अंदर आंदोलन किए और छात्र राजनीति से देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आए। सभापति महोदय, आज 125 करोड़ के इस भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है गांव डाणी के अंदर बैठा हो उसके बालक बालिका को अच्छी शिक्षा मिले, प्रयास करता है, कोशिश करता है। कई लोग अपना सपना मन के अंदर लेके ही रह जाते हैं, उनके बच्चों को वो अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते। सरकारें चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, कांग्रेस की रही, लेकिन हिंदुस्तान को जिस परिकल्पना, इस हिंदुस्तान को आज़ादी के समय जिन लोगों ने आज़ाद कराने के अंदर भूमिका निभाई, जो परिकल्पना की थी, उससे हम आज भी कोसों दूर है। आज भी कोई गांव में किसान का बेटा, जो आपकी एडमिशन की पॉलिसी है, जहाँ बीच में किसी टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है, जैसे कोई DU के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसका टेस्ट है। हर व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, हर व्यक्ति अच्छी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ये समान नीति कैसे आए? हमने तो हमेशा प्रयास किया कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो इसके अंदर संविधान में भी हमें देता है कि भाई शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। प्रयास जरूर किया। हमारे रमेश पोखरियाल जी को मैं धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि इनका बड़ा मन है। अभी हम तो सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तो हमारे एडमिशन कौन करेंगे सेंट्रल स्कूलों में, तो वापिस पोखरियाल जी यहाँ पे आ गए और अब की बार अगर ये संख्या बढ़ा के 50-50 कर देंगे तो निश्चित रूप से अगला नंबर इनका तय है। ये जो सेंट्रल स्कूल में सांसदों का कोटा है वो 10-10 से 100 कहाँ से करें, 50 कर दें, कहीं ख़त्म नहीं करें। हमें तो ये लगता है कि जिस तरह सांसदों का कोटा खत्म हो गया उसी तरह इसको बंद मत कर देना। अभी तो 2-3 साल चलाना है इसको, क्योंकि हमारे पास लास्ट उम्मीद ही लेके लोग आते हैं। सभापति महोदय, आज हमारे पास तो बड़ी मंत्री जी की वो रही है, इसलिए मैं मजाक में कह रहा था मंत्री जी, अदरवाइज मत लेना मैं इस बात को। सभापति महोदय, आज हमारे देश के अंदर 1.5 मिलियन से अधिक स्कूलों, 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापक, फिर 250 मिलियन से अधिक छात्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्कूलों के नेटवर्क वाले हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे संविधान के अंदर भी हमें मौलिक अधिकार दिया है शिक्षा का। आज शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों की बात करें तो ग्रामीण स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पाते, वे गणित के बुनियादी सवाल हल नहीं कर पाते। इस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसके अंदर दिल्ली की सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश की सरकार हो या राज्य की सरकार प्रयास जरूर करती है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चे को शिक्षा मिले। इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून भी बना। इसमें हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार RTI कानून के तहत गरीब एवं कमजोर वर्ग के 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान का विस्तार नहीं करने को लेकर शिक्षा मंत्रालय से जवाब तलब भी किया है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि निर्धन वर्ग के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार छात्रों को निःशुल्क सहायता देगी। निश्चित तौर पर देश के शिक्षा के क्षेत्र में वंचित तबके के छात्र आगे बढ़ पाएंगे। सभापति महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जब बहस का जवाब देते अवश्य बताएं कि शिक्षा में GDP का 6% खर्च करने का बड़ा वादा भी सरकार ने किया, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि देश में सभी स्कूलों को अब तक पक्की छत तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। हजारों स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। वहाँ इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा ताकि शंका का समाधान हो सके? आज हम 100% नामांकन के लिए ऑनलाइन और पत्राचार के जरिए शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में इंटरनेट और कंप्यूटर की पहुँच समाज के बड़े तबके तक ही नहीं, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में भी इनकी उपलब्धता आज तक नहीं सुनिश्चित हो सकी। इस पर सरकार की मंशा के बारे में मंत्री जी बताए तो अच्छा होगा ताकि देश की जनता जान सके। सभापति महोदय, आज देश में ऐसी कई प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं जिनके पास भवन भी नहीं है। मेरे से पूर्व सांसदों ने भी सारी बात ये कही थी, मंत्री जी
ऐसी स्कूलों की स्थिति राज्यवार तलब करके ऐसी नीति बनाई जाए। निश्चित रूप से केंद्र बहुत बड़ा बजट राज्यों को देता है, जिसके तहत काम भी हो रहा है, लेकिन आज भी आज़ादी के 70 साल बाद प्राथमिक स्कूलें भवनों से वंचित नहीं रहे। हमारी शिक्षा की नींव मजबूत हो, इसके लिए लोकसभा में शिक्षा मंत्री जी ने एक जवाब हमें दिया था कि राजस्थान में 1674 प्राथमिक स्कूल भवन के बिना चल रहे हैं और देश में ऐसे स्कूलों की संख्या 17,538 है। वहीं देश की 12,315 प्राथमिक सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। इसलिए भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वोपरि महोदय, देश की कॉलेजों में अनुसंधान को बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए मंत्री महोदय ध्यान दें। साथ ही मांग करूंगा कि राजस्थान के जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, राजस्थान में स्थापित सरकारी यूनिवर्सिटियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र विशेष आर्थिक सहायता दे, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान बहुत विस्तृत है और उच्च शिक्षा में शोध के लिए जब राजस्थान के छात्रों को केंद्र जब मदद करेगी तो निश्चित तौर पर गरीब छात्रों को लाभ मिलेगा। सर्वोपरि इस बजट में ईपीएफ की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक होने पर टैक्स लगाने की बात कही, जबकि पहले 7,50,000 रुपये की राशि से अधिक होने पर टैक्स लगाया जाता था। इस निर्णय से सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं पड़ जाए, क्योंकि ऐसे निर्णय से कई देश के शिक्षक जो उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्ययन करवा रहे हैं अन्य देशों में नहीं चले जाए। इसलिए सदन को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सर्वोपरि देश में आईआईएम की तरह और विशेषज्ञ प्रतिष्ठानों की व्यय संरचना बहुत अधिक है, इसलिए देश में उन्नत शिक्षा बहुत महंगी है। इस फीस कम कैसे, उस पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि राज्यों में चल रही सरकारी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में नियंत्रण संबंधित राज्य की सरकार का होता है, परंतु यूजीसी के मापदंडों के अनुसार पद पूरे भरे ही नहीं जा रहे हैं और रिक्त पड़े पदों के कारण शिक्षा प्रभावित होती है। इस पर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश करें। जो शिक्षा नीति नहीं लेकर आए उसमें एक तरफ आपने कहा कि 50 से कम नामांकन जहाँ होंगे वहाँ स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। हमारे राजस्थान का जो सुदूर एक मिनट होगा, जो धोरों का इलाका है, वहाँ 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 किलोमीटर तक, 15-15 किलोमीटर तक एक गांव है। इस शिक्षा नीति में भी बदलाव की आवश्यकता है। सभापति महोदय, कुछ मेरे 1 मिनट के सुझाव में दे दूं। जम्मू कश्मीर के एक प्रतिनिधि मंडल सारे जो मिलकर आए थे, एक मिनट का, मौसमी शैक्षणिक प्रतिनिधिमंडल ने उनके नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग की, उस पर भी केंद्र सरकार गौर करे। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन, अकादमिक एवं प्रबंधकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम 3 प्रोजेक्ट में लगे हुए 1500 फैकल्टी की नौकरी 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी। केंद्र इस मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें नियमित करें। मेरे गृह जिले नागौर में संसदीय क्षेत्र में डीडवाना, खींवसर, परबतसर व मेड़ता सिटी में नवीन केवी स्कूलें खोलने की मांग करता हूं। इसके लिए मंत्रालय जिला परिषद को निर्देश करे। जमीन हमने अलॉट नागौर में करवा दी है और आपको अब इसके अंदर मदद, सांसदों को संबंधित क्षेत्र के अंदर केवी में 10 की जगह 50 एडमिशन का कोटा दिया जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। राजस्थान में जो निजी यूनिवर्सिटी संचालित है उनमें से अधिकतर यूजीसी व आईसीटी के नॉर्म पूरे नहीं करती, इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए मंत्री जी इस पर ध्यान देकर केंद्र की उसे जांच कराएं। सभापति महोदय, बस बात समाप्त करूं। राजस्थान के क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता को देखते हुए वैसे तो हर स्टेट के अंदर आपने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल रखा है, बस बात समाप्त कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर यूपी, बिहार, दिल्ली की तर्ज पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय को खोले। वर्तमान में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ आप लेके आओगे। कांग्रेस ने जो 50-55 साल देश का भट्टा बिठाया, तो आप मंत्री जी कुछ ऐसा जरूर इस बार करें ताकि मैसेज ये पूरे देश के अंदर जाए। बस खत्म कर रहा हूँ मैं। राजस्थान में बस मैं लास्ट, राजस्थान के प्रत्येक जिले में चल रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिक्त पड़े प्रोफेसर के 24, जो अजमेर के अंदर है, एसोसिएट प्रोफेसर के 36 व सहायक प्रोफेसर के 38 वे के खेत तथा गैर समूह के 59 रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही साथ नवोदय विद्यालयों की फीस अब आप लेना शुरू करो मंत्री जी। जब नवोदय के अंदर फीस की शुरुआत ही नहीं हुई तो कम से कम आप ऐसा काम तो नहीं करें। नवोदय विद्यालयों के बालकों को फ्री पढ़ाई करें और बड़े जिलों में प्रत्येक नवोदय विद्यालय खोलें, तो और आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें। और मुख्यमंत्री नहीं बने वापिस महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आप आ जाना। महेंद्र सिंह सोलंकी जी।